क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो अपन को क्या बोला हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला है ए रोड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ एल इज लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। मतलब ऐसे रखा हुआ एक रोड और एक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शनलेस है। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम ट्रेवलिंग अलोंग द सरफेस हिट्स एट द एंड ऑफ द रोड, ठीक है, एट ए वेलोसिटी u road a velocity u in a direction perpendicular to the road. In the direction perpendicular to the road, the collision is completely elastic. ठीक है. After collision, particle comes to rest and the ratio of mass small m and capital M is 1/x. The value of x will be. तो देखो ये जो बोर्ड है इसको अपन हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक रोड रखी हुई है, ठीक है। तो रोड अपन बना लेते हैं यहाँ से। मान लो कि ये एक रोड है, ठीक है, ये रखी हुई है और इसके बाद चलेगी तो इसको चला भी देंगे, है ना, थोड़ी देर बाद। चलो अब एक पार्टिकल जो है वो कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। जैसे इसका मास कितना है स्मॉल एम, जो कि अपन को गिवन है, और इसका मास कितना है कैपिटल एम, और वो ऐसे चलता आ रहा है u वेलोसिटी से, और ये इस कॉर्नर पे क्या करता है, कोलाइड करता है। कोलिजन के बाद क्या होता है, ये तो चलने भी लगेगी और ये घूमने भी लगेगी, जैसे सम ओमेगा से, ठीक है ना, घूम भी रही है और चल भी रही है। और ये जो मास है ना स्मॉल एम, ये रुक गया, इसकी वेलोसिटी हो गई 0। अब अपन को पूछा गया है कि जो स्मॉल m और कैपिटल M का जो रेशियो है वो अपने पास 1/x है, तो इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड रहेंगे। तो पहले अपन करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम मतलब mu इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू v। एक इक्वेशन तो अपने पास ये रही, यहाँ से अपने पास v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक बात है। ये तो अपने पास हो गया लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसमें क्या होगा, किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंटम कितना बनेगा m इंटू यू, और ये अपने पास डिस्टेंस कितनी है l/2, द लेंथ ऑफ रोड, ठीक है। तो अपने पास एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना, m इंटू यू इंटू l/2, दैट इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्मॉल m मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड, ठीक, इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। आई किसके अबाउट, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो यहां से अपन लिखेंगे m u/l डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू आई कितना है अपने पास ml² डिवाइड बाई 12, और ये हो गया ओमेगा, ठीक। तो यहाँ से अपने पास ओमेगा इंटू एल की वैल्यू लिख लेते हैं अपन, ओमेगा एल की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। तो ओमेगा एल, ये तो कट गया 6 टाइम्स, और ये एल इससे कट गया, ये एम इससे कट गया, है ना। तो ओमेगा एल की वैल्यू हो गई 6 इंटू यू, ओमेगा एल की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू यू, ठीक। इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। एक चीज और रह गई, क्या चीज, इसमें बोला है कोलिजन इज कंप्लीटली इलास्टिक। कोलिजन इज कंप्लीटली इलास्टिक। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो अपने पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन शुड बी 1, है ना। वेलोसिटी रिलेटिव किसकी, सेपरेशन की, डिवाइड बाय वेलोसिटी रिलेटिव किसकी, अप्रोच की। तो सेपरेशन की वेलोसिटी देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां पे अपन क्या लगाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन। इस पार्टिकल की, या फिर बोले मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी v तो इसके पास रहेगी। घूम कैसे रहा है, ऐसे घूम रहा है ना ये, तो ओमेगा इंटू l/2 और आ जाएगी इसके पास, सही बात है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v प्लस ओमेगा l/2 डिवाइड बाय
यू रिलेटिव अपन को पता करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो पहले रुका हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी तो 0 थी ना, तो अपने पास जो अप्रोच होगी वो केवल और केवल u के बराबर होगी, है ना। तो u, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, देखो u यहाँ पे लिख लेते हैं, u प्लस ओमेगा एल बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, सॉरी यहाँ पे v है ना, दैट इज v, v मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और इज इक्वल्स टू u। ये इक्वेशन हो गई अपने पास, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 से v की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 से अपने पास ओमेगा एल डिवाइड बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे v की वैल्यू तो कितनी हो गई, स्मॉल m u डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस ओमेगा एल डिवाइड बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, देखो कितना, ओमेगा एल डिवाइड बाई 2 की वैल्यू। यहाँ पे अपन ने एक गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे देखो ये कैपिटल M और स्मॉल m है ये, है ना, तो ये कटेगा नहीं, जो कि अपन ने काट दिया, है ना, ये कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास इस m को ऐसे कैसे रहने देते हैं अपन, ठीक है। तो अपने पास ओमेगा इंटू एल की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे डिवाइड कर दो कैपिटल M से, ठीक है ना। चलो काम बन जाएगा अपना। तो यहाँ से अपन लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे अपने पास बचेगा स्मॉल m u और 3 डिवाइड बाय कैपिटल M इज इक्वल्स टू कितना, u बन रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो ओमेगा एल डिवाइड बाई 2 की वैल्यू निकालनी है ना अपन को, तो यहाँ पे 3m u डिवाइड बाई कैपिटल M बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो i है ना, दैट i इज कैपिटल M, l स्क्वायर डिवाइड बाई 12, ये होगा, अपन ने स्मॉल m से काट दिया था, ठीक है ना, कटेगा नहीं। तो अपने पास यहाँ से देखो कितना हो गया, 3 और 1 4, तो 4m u डिवाइड बाय कैपिटल M इज इक्वल्स टू u, तो u से u कट गया। तो यहाँ से अपने पास देखो स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, और अपन को क्वेश्चन में बोला गया दिस वैल्यू इज 1/x, तो x की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई अपने पास 4, ठीक है। तो इस जगह क्या आएगा, 4, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m स्लाइड्स ऑन ए वुडन बेंच विच इज टर्न स्लाइड्स बैकवर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये है ब्लॉक, ठीक है, ये है ब्लॉक B विद रेस्पेक्ट टू द वेज इज गिवन बाय, अपन को वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B विद रेस्पेक्ट टू दिस कैपिटल M, ठीक है ना। अब अगर ये फ्री टू मूव है पूरा का पूरा सिस्टम, तो होगा क्या, इसको यहाँ पे रख के छोड़ा तो ये जो वेज है इस वेज के ऊपर एक नॉर्मल लगेगा, ठीक है ना, ऐसे, और ये जो नॉर्मल है ये कंटिन्यूसली लगता ही जाएगा, मतलब ये जो नॉर्मल है इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट आएगा इधर। ये एंगल अपने पास 30 है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये, तो ये एंगल अपने पास कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो इसका इधर कंपोनेंट देखो कितना हो जाएगा, इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा n cos 30 डिग्री और इधर हो जाएगा n sin 30 डिग्री। अभी अपन केवल और केवल वेज की बात कर रहे हैं, तो वेज जो है इस डायरेक्शन में तो मूव कर नहीं सकता, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो ये जो n sin थीटा है वो इस वेज को इधर लेट्स से कि a1 एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना। तो वेज के ऊपर इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन, n sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू वेज का मास अपने पास कैपिटल M इंटू A1 और n की वैल्यू अपन लिख लेते हैं यहाँ से 2 कैपिटल M इंटू A1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये नॉर्मल की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अपन बात करेंगे स्मॉल m मास की। तो इस मास के अंदर क्या हो रहा है, देखो ये जो अपने पास ब्लॉक है यहाँ पे क्या होगा, ये m मास का ब्लॉक है। अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स अप्लाइड हैं वो देखते हैं अपन। सबसे पहले एक तो लगेगा अपने पास mg, और ये जो एंगल है
ये एंगल कितना बन रहा है अपने पास, एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो कंपोनेंट भी लेके चलते हैं सीधे, है ना। तो इस डायरेक्शन में अपने पास कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg sin 30, mg sin 30 डिग्री। और इस डायरेक्शन में अपने पास कंपोनेंट आ जाएगा mg cos 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल बनेगा ना 30 डिग्री, ठीक है। ये तो हो गया ग्रेविटी। और कौन लगेगा, एक लगेगा अपने पास नॉर्मल, ठीक है, और एक लगेगा शूडो फोर्स। शूडो फोर्स इसलिए क्योंकि अपन इसको किसके रेस्पेक्ट में सोल्व करना चाह रहे हैं, वेज के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो m इंटू A1, तो इस ब्लॉक को वेज के रेस्पेक्ट में जब अपन देखेंगे तो ये नीचे की तरफ जा रहा होगा। लेट्स से कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, A2। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड A2, बस आंसर आ जाएगा। देखो कैसे होगा, पहले तो देखते हैं अपन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में वेज के रेस्पेक्ट में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है ना। तो अपन इसके भी कंपोनेंट ले लेते हैं। देखो इसके कंपोनेंट एक तो आएगा इधर नीचे की तरफ, ये एंगल देखो कितना बनेगा, जेड बनेगा ना, तो दैट इज एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे MA1 cos 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट आ जाएगा ऊपर की तरफ, दैट इज MA1 sin 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन देयर इज नो मोशन, मतलब नेट फोर्स कितना है, 0, है ना। तो अपन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। देखो n प्लस MA1 sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू mg cos 30 डिग्री, सही बात है। तो यहां से देखो n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, या फिर अपन ऐसे करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। इसको सोल्व ही कर लेते हैं, चलो n की वैल्यू देखो यहाँ से पुट कर लेते हैं अपन, n इज इक्वल्स टू 2m इंटू A1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2m कैपिटल M, है ना। अरे कैपिटल M, 2m इंटू A1, और यहाँ पे अपने पास है प्लस स्मॉल m इंटू A1 बाय 2 इज इक्वल्स टू स्मॉल mg और √3 बाय 2। तो अपने पास देखो यहाँ से अपने पास कितना हो गया, स्मॉल m। तो दोनों का मास अपने पास सेम है या अलग अलग, दोनों का मास अपने पास अलग अलग है, स्मॉल m और एक का है कैपिटल M, ठीक है। आगे सोल्व करना चालू करते हैं। तो अपने पास बनेगा ये A1, और यहाँ पे अपने पास बन जाएगा 4 कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू g √3 डिवाइड बाय 2। तो अपने पास A1 की वैल्यू लिख लेते हैं अपन। A1 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 2 से 2 कट गया, तो √3 m की वैल्यू लिख लेते हैं, स्मॉल m की वैल्यू। स्मॉल m की वैल्यू अपन को गिवन है 8 और कैपिटल M की वैल्यू है 16। तो स्मॉल m की वैल्यू है 8 इंटू g मतलब 10 डिवाइड बाय 4 इंटू 16 16 प्लस 8। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, देखो कितना बन जाएगा ये, 16 चौक 64 64, और ये बनेगा 72, है ना। तो अपने पास 8 इंटू 10 डिवाइड बाय 72। तो इसको काट लेते हैं अपन थोड़ा सा, है ना। कितनी बार कट जाएगा देखो, 9 टाइम्स, है ना, 8 9 72। तो ये बनेगा 10 √3 डिवाइड बाय 9। ये एक्सेलरेशन आ गया। ये किसका एक्सेलरेशन आया अभी अपने पास, ये एक्सेलरेशन आया वेज का, ठीक है। अब अपन को किसका निकालना है, ब्लॉक का निकालना है। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 निकालने के लिए नाउ वी विल अप्लाई F net इज इक्वल्स टू MA। तो F net इस डायरेक्शन में है ना, तो F net कितना होगा, MA1 cos 30 डिग्री प्लस mg sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू m इंटू A2, ठीक है। m सब जगह से कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। नाउ A2 इज इक्वल्स टू A1 cos 30, A1 कितना है, 10 √3 बाय 9 इंटू cos 30 का मतलब हुआ √3 बाय 2 प्लस यहाँ पे g sin 30 का मतलब हुआ 10 इंटू
1/2। तो यहाँ से देखो कितना बन जाएगा, ये अपने पास 5 टाइम्स कट जाएगा, ये अपने पास 5 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो गया 5 × 15 डिवाइड बाय 9 प्लस यहाँ पे अपने पास ये भी 5 टाइम कट जाएगा, तो ये भी 3 से कट जाएगा ना, तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 3 प्लस 5, तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा लिखते हैं 5 × 15 और 5 = 20, तो 20 डिवाइड बाय 3। तो अपने पास देखो आंसर किसके फॉर्म में दे रखा है, अपन को जी के टर्म्स में दे रखा है आंसर, देखो है ना। तो अपने पास जी के टर्म्स में लिखेंगे मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर जो बनेगा अपने पास A2 = बनेगा 2/3 × जी। इस तरीके से कर पाएंगे अपन, ठीक है। तो अपने पास आंसर देखो क्या बनेगा, 2/3 × जी, 4th नंबर, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला हुआ है, there are 2 infinitely long straight current carrying conductors and they are held right angle to each other so that their common end meet at the origin as shown in the figure, ठीक। the ratio of current in both the conductor is 1:1 and the magnetic field at point P, इस पॉइंट P के ऊपर अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है ना, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ओके। अपन को मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ही निकालना है, रेशियो नहीं निकालना, ठीक है ना। रेशियो अपन को करंट का गिवन है, इसमें भी करंट आई है और इसमें भी करंट आई है, देन ओनली वी कैन से 1:1 है ना, दोनों में करंट सेम है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि स्ट्रेट वायर अपने पास कंप्लीटली इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर नहीं है ना, सेमी इनफाइनाइटली है, ये भी सेमी इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट, ठीक बात है ना। तो अपने पास इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, y, ठीक है। तो कौन सी डिस्टेंस x होगी, कौन सी y होगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास y और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास x, ठीक है। ये जो वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अपने पास किधर, अंदर की तरफ, और इस वायर की वजह से भी अंदर की तरफ, ठीक है। मतलब दोनों ही वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब होगा कितना, देखो यहाँ पे अपने पास एंगल है θ2, यहाँ पे एंगल अपने पास θ1, तो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेट्स से कि अपन बोल लेते हैं ये अपने पास 1 वायर है और ये वायर है 2, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या अपने पास जो BP होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P = B1 + B2, यही बनेगा ना। दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, टुवर्ड्स द माइनस ऑफ K कैप, ऐसे बांध सकते हैं अपन। तो B1 को क्या लिखेंगे, देखो μ0 I डिवाइड बाय 4π, डिस्टेंस कितनी है इसकी वजह से ये वाली y है ना, sin θ1 + sin θ2, तो sin θ1 देखो कितना आ रहा है, जो sin θ1 है वो तो 90 आ गया और sin θ2 हो गया अपने पास θ1, तो sin 90 प्लस sin 90 + 9 sin θ1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से sin θ1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो अपने पास देखो इसका हाइपोटेनस क्या बनेगा, x² + y², ठीक है। तो यहाँ से अपने पास sin θ1 की वैल्यू देखो कितनी बनेगी, sin θ1 = परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से यहाँ तक के परपेंडिकुलर अपने पास कितना है देखो x, तो sin θ1 लिखेंगे अपन x डिवाइड बाई √x² + y², सही है। सिमिलरली अपन को आगे sin θ2 की भी जरूरत पड़ेगी, तो sin θ2 निकाल लेते हैं अपन। तो sin θ2 यहाँ पे देखो ये रहा sin θ2, तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या बनेगा y और हाइपोटेनस सेम, तो y डिवाइड बाय √x² + y²। तो sin θ1 और sin θ2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू निकाल ली अपन ने। नाउ B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो B1 की वैल्यू में अपन sin θ1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो μ0 I डिवाइड बाय 4π y, sin 90 हो गया 1, और sin θ1 की वैल्यू देखो कितनी है x अपॉन √x² + y², सही है ना। ये तो B1 की वैल्यू हो गई, और B2 की वैल्यू भी ऐसे निकालनी है अपन को, है ना। तो B2 की वैल्यू कितनी आएगी देखो μ0
आई डिवाइड बाय 4 पाई। अब इस वायर की वजह से, सेकंड जो वायर है उसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, x, तो यहाँ पे आएगा अपने पास x। यहाँ पे भी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो ये जो साइन थीटा 2 बनेगा इसका, ये अगेन 90, ये वाला जो 90 है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा 2, ठीक, तो साइन थीटा 2 बनेगा। तो 1 प्लस साइन थीटा 2 की वैल्यू अपन ने ये रख रखी है, y डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, b1 प्लस b2, दैट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो अपन को ऐड करते हैं, देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू b1 प्लस b2। तो अपने पास देखो क्या कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये तो कॉमन आ गया है ना। और यहाँ पे 1 बाई वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 1 बाई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो 1 बाय, पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय वाई को, है ना, तो 1 बाय वाई प्लस एक्स डिवाइड बाय वाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो पहले का हो गया, ठीक है। दूसरे का क्या करेंगे, 1 बाय एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसको रीअरेंज करना है अपन को, किस हिसाब से, जिस हिसाब से ऑप्शन में अपन को गिवन है। ऑप्शंस देखो किस किस हिसाब से रखें, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, मतलब इस तरीके से हैं। और नीचे अपने पास अंडर रूट ऑफ सॉरी एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, जो सिंगल वाले पार्ट है। तो अपने पास क्या बनेगा, देखो x प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स इंटू वाई प्लस, और यहाँ पे अपने पास जो एलसीएम बनेगा दैट इज एक्स वाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास जैसे ही अपने पास देखो इसका डिवीजन करेंगे तो x बचेगा, तो x और x मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसका डिवीजन करेंगे तो y बचेगा, और y से y मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी वाई स्क्वायर। तो अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पावर 1 है और यहाँ पे आधी है, तो आधी बच जाएगी, और एक्स वाई दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो बी पी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई इंटू एक्स इंटू वाई। अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, ये अकेले हैं, और अंदर है अपने पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दैट विल बी और आंसर। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा है तो दैट विल बी टुवर्ड्स माइनस ऑफ के कैप, बट मेरे हिसाब से नहीं पूछा हुआ है ना, केवल मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। तो मैग्नीट्यूड देखो कौन सा मैच कर रहा है अपने पास, फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। तो अपने पास इस तरीके से रीअरेंज वाले क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला हुआ है, Two satellites revolve around a planet in a coplanar circular orbit in the anti-clockwise direction, ठीक बात है। Their period of revolution is 1 hour and 8 hour, एक का है 1 hour, एक का है 8 hour respectively. The radius of orbit of nearer satellite is 2 into 10 की power 3 kilometer and the angular speed of the further satellite as observed from the nearer satellite at the instant when the both satellites are closest इज पाई बाई एक्स रेडियन पर आर। रेडियन पर आर दे रखा है अपन को ना, ओमेगा रिलेटिव, तो अपन पर आर में चलेंगे, वेयर एक्स इज, अपन को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले जो बोल रहा है वो है ना, जो क्वेश्चन में अपन को बोला हुआ है वो अपन बना लेते हैं। 2 सैटेलाइट हैं और दोनों कैसे घूम रहे हैं, एक ही सर्कुलर ऑर्बिट में, सॉरी कोप्लेनर है, और सर्कुलर ऑर्बिट जो है वो कोएक्सियल भी है, ठीक है, ऐसे बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो ये अपने पास हो गया लेट्स से सेंटर, एक ये सैटेलाइट है, और अपन को पूछा कब है, जब दोनों नियरेस्ट होंगे। तो नियरेस्ट तो यही वाले पॉइंट हो सकते हैं,
ठीक है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। इसकी मान लेते हैं वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2, ठीक है। ये मान लो कि ये घूम रहा है ओमेगा 1 से और ये घूमेगा ओमेगा 2 से, और इसकी रेडियस अपन को गिवन है, इसकी मान लेते हैं अपन r1 और बाहर वाले की रेडियस मान लेते हैं अपन r2। अपन को ये सब कुछ गिवन है, ठीक है ना। तो अब देखो, जो केपलर्स का थर्ड लॉ है वो क्या बोलता है, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का क्यूब, यही बोलता है। तो अपने पास टाइम पीरियड दोनों का दे रखा है ना, इसका भी दे रखा है और इसका भी दे रखा है। तो 1 आवर किसका होगा, जिसकी रेडियस कम होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जिसकी रेडियस कम उसका टाइम पीरियड कम, है ना। तो जो पास वाला सैटेलाइट है, अब सैटेलाइट का 1 और 2 अपन इनका नामकरण भी कर देते हैं, इसको बोल देते हैं 1 और इसको बोल देते हैं अपन 2, ठीक है। तो अगर मैं रेशियो लिखना चाहता हूँ तो T1 डिवाइड बाई T2 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 डिवाइड बाई R2 का होल क्यूब, ऐसे लिखेंगे। तो T1 कितना है, 1 दे रखा है, T2 कितना है, 8 दे रखा है, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 अपन को गिवन है, देखो ये रहा, इतना किलोमीटर है ना, 2 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर। तो वी हैव गिवन R1 वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर। तो R2 की वैल्यू अपन को निकालनी है ना, तो यहाँ पे रख देते हैं अपन 2 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय R2 का क्यूब। दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, 1/3 पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्यूब रूट कर लेते हैं। तो क्यूब रूट में अपने पास देखो क्या बनेगा, अब क्यूब रूट में देखो 1/8 है ना, तो 1/8 को अपन लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास लिखेंगे 1/2 का क्यूब, और यहाँ पे अपन क्यूब रूट कर रहे हैं, मतलब 2/3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन इसको R1 ही लिख लेते हैं अभी, है ना, और इसको लिख देते हैं R2। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, क्यूब से 3 कट गया, तो ये 1/2 का स्क्वायर बनेगा, है ना। 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 बनेगा, तो R2 इज इक्वल्स टू बनेगा 4 इंटू R1। तो अपन को R2 और R1 दोनों की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। अब अपन को चाहिए एंगुलर स्पीड ऑफ फर्दर सैटेलाइट एज ऑब्जर्व फ्रॉम द नियरर सैटेलाइट, एंगुलर स्पीड ऑफ रिलेटिव एंगुलर स्पीड चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं, है ना। तो रिलेटिव एंगुलर स्पीड क्या बोलता है, ओमेगा ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ये बोलता है वेलोसिटी, या फिर बोले अपन वेलोसिटी रिलेटिव परपेंडिकुलर टू द जॉइनिंग लाइन डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अपने पास देखो ये सैटेलाइट चल रहा है V1 से और ये सैटेलाइट चल रहा है V2 से, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R2 माइनस R1, यही तो है R2 माइनस R1, ठीक है ना। लेकिन अपन को V1 और V2 नहीं पता, अपन को R1 पता है, R2 पता है, टाइम पीरियड पता है, तो अपन को ओमेगा पता है, सही बात है। तो अपन लिख लेते हैं यहां से, देखो ओमेगा 1 को मैं क्या लिखूंगा 2π बाय T1, तो T1 तो अपने पास 1 आ रहा है, तो दैट विल बी 2π रेडियन पर आवर, है ना। ओमेगा 2 कितना होगा, देखो ओमेगा 2 इज 2π डिवाइड बाई T2, T2 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, देखो T2 अपन को कितना गिवन है 8R गिवन है ना, तो ये बनेगा अपने पास π/4 पर π/4 रेडियन पर आर, ठीक है। ओमेगा 1 पता है, ओमेगा 2 पता है। अब यहां से अगर मैं V1 लिखना चाहता हूं, देखो V1 को क्या लिख पाऊंगा मैं, V1 इज नथिंग बट ओमेगा 1 इंटू R1, ठीक है, और V2 को मैं लिखूंगा ओमेगा 2 इंटू R2। R1 पता है, ओमेगा 1 पता कर लिया, ओमेगा 2 पता कर लिया, ठीक है ना। अब अपन को क्या निकालना है, V1 पता लग गया अपन को ओमेगा 1 इंटू R1, और V2 पता लग गया ओमेगा 2 इंटू R2। अब ध्यान से देखें,
यहाँ पे इस 2 को ऑब्जर्व करना है फ्रॉम 1, तो 1 को रोक दो, तो 1 की वेलोसिटी अपन को अपोजिट डायरेक्शन में देनी पड़ेगी। कितनी? ओमेगा 1 इंटू R1। तो 1 के रेस्पेक्ट में ये ऐसे घूमेगा, कितने से? ओमेगा ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, दैट इज द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 कितना हो जाएगा? देखो, ओमेगा 2R2 माइनस ऑफ ओमेगा 1 R1 डिवाइड बाय R2 माइनस R1। नाउ पुट द वैल्यूज। ओमेगा ऑफ 2 1, ओमेगा 2 की वैल्यू ये रही पाई बाई 4, R2 की वैल्यू 4 इंटू R1 ना, तो अपन R1 के टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है। R1 कट जाएगा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू R1 माइनस ओमेगा 1 इज 2 पाई इंटू R1 डिवाइड बाय R2 कितना है? 4 इंटू R1 माइनस ऑफ R1। तो ओमेगा ऑफ 2 1, R1 तो कट गया, सब जगह से कॉमन आके, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा? देखो, पाई माइनस 2 पाई डिवाइड बाय यहाँ पे बचेगा 3, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा माइनस ऑफ पाई बाय 3। अब ये माइनस का मतलब है कि जो अपन ने माना है ना कि ये ऐसे घूम रहा है, नहीं, ये ऐसे घूमेगा नीचे की तरफ। सही बात है ना। तो अपने पास पूछा क्या है? देखो, बहुत सैटेलाइट, पाई बाई एक्स, तो एक्स की जगह कितना आ गया अपने पास? 3। तो अपने पास फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल्स टू 3। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला हुआ है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार अपन जूम कर लेते हैं, दैट इज द मैक्सिमम जूम, ठीक। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 ए मटीरियल इज कंपोज्ड ऑफ 2 रेडियो एक्टिव एटम्स A एंड B, ठीक बात है, वेयर Na0 इज इक्वल्स टू 2Nb। मतलब एक मटीरियल है, ठीक है, इसमें अपने पास 2 सब्सटेंस है, एक तो है A और एक है B। और यहाँ पे बोला गया है इसका जो स्टार्टिंग के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, या फिर बोले नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, वो इसके डबल है शुरुआती, ठीक है ना, एट t इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक। आगे पढ़ते हैं। द डीके कांस्टेंट ऑफ बोथ काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव एटम इज लैम्डा, दोनों का डीके कांस्टेंट लैम्डा है, ठीक है। हाउएवर A डिसइंटीग्रेट टू B एंड B डिसइंटीग्रेट्स टू C। सक्सेसिव इंटीग्रेशन, सक्सेसिव जो डिसइंटीग्रेशन अपने पास टॉपिक होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, वहाँ से अपने पास क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इवोल्यूशन ऑफ NBT डिवाइड बाय NB0 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अपने पास जो B वाले न्यूक्लियस है ना, उसका टाइम के रेस्पेक्ट में अपन को ग्राफ रिप्रेजेंटेड करना है। तो अपने पास 4 ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है। करते हैं, देखो बनाते हैं कैसे बनेगा। अपने पास ये जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है ना, A विल डिसइंटीग्रेट इन B बाय लैम्डा डीके कांस्टेंट मान लो, ठीक है। और B डिसइंटीग्रेट होता है सम C बाय सेम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, या फिर बोले अपन डीके कांस्टेंट लैम्डा, ठीक है। किसी टाइम t के ऊपर अगर मैं एट एनी टाइम t इसकी बात करें तो अपने पास NB, या फिर अपन बोले d ऑफ NB डिवाइड बाय dt, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ NB विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। बन किस रेट से रहा है? लैम्डा इंटू Na से, सही है ना। डी के किससे हो रहा है? लैम्डा इंटू NB से। और Na अपन को पता है, Na का अपने पास होगा Na नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये तो अपने पास बेसिक सा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो Na की जगह अपन ये पुट कर लेते हैं, तो अपने पास देखो क्या बनेगा, dNB डिवाइड बाय dt, और इस NB को इधर ले आते हैं, प्लस लैम्डा इंटू NB इज इक्वल्स टू, ये अपने पास रेट ऑफ फॉर्मेशन है ऑफ B, और ये है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ B, सही बात है ना। तो अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा, देखो लैम्डा Na नोट e टू द पावर माइनस ऑफ
लेमडा टी। ये जो एन ए नोट है ये किसके बराबर, 2n बी नोट के बराबर है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को एक बार और वापस से लिख लेते हैं, डी ऑफ एन बी डिवाइड बाय डी टी प्लस लेमडा ऑफ एन बी इज इक्वल्स टू लेमडा 2 एन नोट एन बी नोट ई टू द पावर माइनस ऑफ लेमडा टी। अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन को अपन को इंटीग्रेट करना है, सोल्व करना है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो ई टू द पावर लेमडा टी से, ठीक है। इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन ई टू द पावर लेमडा टी डी एन बी डिवाइड बाय डी टी प्लस यहां से लेमडा इंटू एन बी, लेमडा एन बी ई टू द पावर लेमडा टी इज इक्वल्स टू, यहां पे है 2 लेमडा एन बी नोट ई टू द पावर 2 लेमडा एन बी नोट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी और ई टू द पावर प्लस लेमडा टी। तो ये तो दोनों अपने पास हो गए 1, ठीक है। इसको मैं देखो कैसे लिख सकता हूं, कैन आई राइट लाइक दिस, डी बाय डी टी ऑफ एन बी इंटू ई टू द पावर लेमडा टी, और यहां पे 2 लेमडा एन बी नोट अपने पास बन जाएगा। नाउ आफ्टर इंटीग्रेशन दिस, ये डी टी उधर जाएगा, आफ्टर इंटीग्रेशन वी कैन गेट एन बी ई टू द पावर लेमडा टी इज इक्वल्स टू 2 लेमडा टी एन बी नोट प्लस एन बी नोट, ठीक है। यहां से ई टू द पावर लेमडा टी उधर ले जाते हैं अपन, तो एन बी की वैल्यू देखो अपने पास कितनी बन जाएगी, यहां से 2 लेमडा टी प्लस 1 एन बी नोट टी ई टू द पावर माइनस ऑफ लेमडा टी। ये अपने पास एन बी की नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर बोलो नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम अपने पास आ गया, ठीक है ना। अब अपन चाहते हैं इनिशियली देखो t इज इक्वल्स टू 0 पे एन बी 0 था क्या, नहीं, t इज इक्वल्स टू 0 पे एन बी कितना था, एन बी नोट जो भी होगा, t इज इक्वल्स टू 0 पे तो एन बी टी डिवाइड बाई एन बी नोट, ये हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि t इज इक्वल्स टू 0 पे तो दोनों सेम ही थे, है ना। तो ग्राफ जो चालू होगा वो 1 से चालू होगा, सारे 1 से चालू हो रहे हैं। अब 1 से चालू होते हुए नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, ये कौन बताएगा, अपन को इक्वेशन बताएगी। अगर इस इक्वेशन का कोई पीक है, इसका मतलब मैक्सिमा है, तो वो कितनी वैल्यू पे, और अगर मैक्सिमा है तो वो ऊपर जाके वापस से नीचे आएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमा निकालते हैं अपन इसका। मैक्सिमा निकालने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट इट, डी एन बी डिवाइड बाय डी टी। अगर ये 0 अपने पास हो जाता है किसी भी वैल्यू पे तो अपने पास मैक्सिमा आ जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो पहले इसको ऐसे कैसे रख लो, पहले उसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो माइनस ऑफ लेमडा एन बी नोट टू लेमडा टी प्लस 1 ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट कर लिया अपन ने। अब इसको ऐसे कैसे रख लो, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं अपन, प्लस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, और यहाँ पे एन बी नोट तो ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ पे बचेगा 2 ऑफ लेमडा, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ई टू द पावर माइनस लेमडा टी तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से एन बी नोट भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास लेमडा 2 लेमडा टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये तो कट गया है ना, इज इक्वल्स टू 2 लेमडा। तो यहाँ से देखो लेमडा से लेमडा कट गया, तो यहाँ से 2 लेमडा टी, अपने पास देखो कितना बचेगा, 2 लेमडा टी इज इक्वल्स टू 1। तो टी इज इक्वल्स टू हो गया अपने पास 1/2 लेमडा। इसका मतलब ये हुआ कि टी इज इक्वल्स टू 1/2 लेमडा पे मिनिमा तो आएगा नहीं, है ना, मैक्सिमा ही आएगा। मैक्सिमा आने के लिए अपने पास इसको डबल डिफरेंशिएट करके नेगेटिव है या पॉजिटिव है किस वैल्यू पे, वो अपने पास आएगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब दैट विल बी मैक्सिमा एट दिस वैल्यू, ठीक है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हो
कि ए जो है ना, यहाँ पे ये जो ए है, अब बी शुरुआत में 2 मान लो एन बी नोट था, ठीक है, अब ए डिसइंटीग्रेट हो रहा है और बी जो है वो भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है इन सी। तो शुरुआत में ए तेजी से इंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। किसके? बी से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए के ज़्यादा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा है अपने पास ए के, ठीक है ना, बी के रेस्पेक्ट में। तो ए जो होगा उसके न्यूक्लियस बहुत तेजी से डिसइंटीग्रेट करेंगे, है ना, किसमें? बी में। तो बी जो होगा पहले बढ़ना चालू करेगा, फिर एक पीक गेन करेगा एंड देन इट विल डिक्रीज। अब मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है अपने पास? 1/2 लैम्डा पे। तो 1/2 लैम्डा का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर 3, ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना, सी ऑप्शन विल बी और करेक्ट आंसर, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में अपन को देखो क्या बोला हुआ है। इन ए गिवन सर्किट द एसी सोर्स हैज ओमेगा इज इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड, कंसिडरिंग द इंडक्टर एंड कैपेसिटर टू बी आइडियल, व्हाट विल बी द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो अपने पास देखो पैरेलल सर्किट है, एक्चुअल में ये पैरेलल सर्किट नहीं है, जो अपने पास सीरीज सर्किट पढ़ते हैं वही है। 2 सीरीज सर्किट है, एक आरएल सर्किट एक आरसी सर्किट, दोनों को सोल्व करते हैं। और एक चीज अपन को याद रखनी है हमेशा, सी आई वी आई एल, अगर कैपेसिटेंस आता है तो करंट विल लीड विद द वोल्टेज बाय एनी एंगल, और अगर अपने पास इंडक्टर आता है देन वोल्टेज विल लीड, ठीक है। तो अपन को ये याद रखना है। तो अपने पास पहले तो ये अपने पास एफ दे रखा है ना, सॉरी हाँ यस, सी अपन को गिवन है, तो सी इज इक्वल टू 100 माइक्रोफेराड। तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा अपन को गिवन है 100 रेडियन पर सेकेंड। तो एक्स सी की वैल्यू देखो कितनी आ जाती है, 1/100 मल्टीप्लाई, ये दे रखा है 100 इंटू 10⁻⁻6। तो ये अपने पास देखो सोल्व करते हैं तो अपन अपने पास आ जाता है 100 ओम, ये भी 100 ओम, ये भी 100 ओम, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे एक्सएल देखो, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस 1/2 मल्टीप्लाई 100, दैट विल बी इक्वल टू 50 ओम। तो एक्सएल और एक्ससी अपन ने दोनों निकाल लिया, ठीक बात। अब ऐसे समझ लेते हैं अपन, लेट्स से कि इसमें जो करंट है वो I1 है और इसमें जो करंट है वो I2 है, ठीक है। I1 और I2 का जो वेक्टर सम है वो होगा अपने पास I, ठीक है। वेक्टर सम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपन जो अल्टरनेटिंग करंट सोल्व करते हैं उसको अपन फेजर मेथड से सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास I1 की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। I1 विल बी, I1 देखो कितना हो जाएगा, पहले अपन अपने पास Z1 निकाल लें यहाँ से, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन। देखो अपने पास 200 वोल्ट दे रखा है, 200 वोल्ट इज RMS वोल्टेज, वोल्टेज RMS वैल्यू दे रखी है। तो अपने पास यहाँ पे लिखेंगे 200 डिवाइड बाय, ये भी 100 और ये भी 100, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के वैल्यू कितनी होगी अपने पास 100 अंडर रूट 2। तो यहाँ से अपने पास देखो कितना बन गया ये √2 एम्पियर, ठीक। I2 की वैल्यू देखते हैं, I2 अपन इधर लिखते हैं 200 डिवाइड बाय, ये भी 50 ये भी 50, तो 50 और 50 अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 अंडर रूट 2। तो ये कट गया अपने पास 2√2 ओम, ठीक है। तो अपने पास I2 आ गया, अपने पास I1 आ गया। अब यहाँ पे देखो I1 और I2 अपने पास ये वोल्टेज है ना, तो अपन क्या बना लेते हैं, फेजर बना लेते हैं। ये अपने पास VRMS है। अगर मैं ऊपर वाले सर्किट को देखूं, ये कैपेसिटिव सर्किट है और कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट विल लीड द वोल्टेज बाय हाउ मच एंगल, ये बताएगा tan phi। tan phi इज इक्वल्स टू कितना होगा, देखो एक्स सी डिवाइड बाई आर होता है, तो एक्स सी कितना है वो भी 100 है, आर भी 100, तो 1 मतलब φ1 कितना 45 डिग्री से करंट लीड करेगा वोल्टेज को। कौन सी वोल्टेज को, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपने पास है ये, इसको, है ना। तो क्या बनेंगे अपने पास, देखो क्या बनेगा I1 के लिए, I1 के लिए दैट विल बी 45 डिग्री इस तरीके से,
और I1 की वैल्यू अपन को दे रखी है √2 एम्पियर। कितने एंगल से लीड कर रहा है ये? 45 डिग्री से। अब I2 के लिए देखते हैं अपन। I2 के लिए अगेन tan phi कितना बनेगा? tan phi 2 XL डिवाइड बाई R, ये भी अपने पास आ गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि tan phi 2 जो है, मतलब phi 2 जो है वो भी 45। तो नीचे वाला जो सर्किट है दैट इज इंडक्टिव सर्किट। तो इंडक्टिव के लिए वोल्टेज विल लीड, करंट विल लैग। अगर करंट लैग करती है तो वो अपने पास नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, वो अपने पास इस तरफ आएगी। कितना डिग्री? 45 डिग्री अगेन, दैट इज I2। हाउ मच? 2 √2 एम्पियर। अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो ये एंगल अपने पास कितना बन रहा है? 90 डिग्री। वेक्टर सम करना है तो I क्या बनेगा? √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो I अपने पास कितना बना? देखो √2 प्लस 8, दैट इज √10। I की वैल्यू आ गई √10। तो ये RMS की वैल्यू आई ना, दैट इज RMS वैल्यू। वी आर आस्किंग फॉर पीक वैल्यू। क्यों? कैसे पता कि पीक के लिए पूछा गया? क्योंकि √10 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। देखो √10 मतलब ऑलमोस्ट पाई के बराबर 3.14, या फिर अपन पाई से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है 3.16 मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब अपने पास इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? I = I0, तो दैट इज √2 ऑफ I RMS। ये कौन सी वैल्यू है? दैट इज RMS वैल्यू ना। तो RMS से मल्टीप्लाई कर दो इसको। देखो I0 = 1.414 मल्टीप्लाई 3.16, तो ये ऑलमोस्ट आ जाता है अपने पास 4.24 एम्पियर, ठीक है। तो अपने पास आंसर बनता है सेकंड वाला, ठीक। इस तरीके से अपने पास पैरेलल सर्किट के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल और केवल अपने पास सीरीज सर्किट के क्वेश्चन आए, ठीक है ना। तो मेंस में कभी कभी अच्छे क्वेश्चन में मतलब पैरेलल सर्किट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पैरेलल रेजोनेंस भी आ सकता है, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला हुआ है? कंसिडर ए बैडमिंटन रैकेट विद ए लेंथ स्केल एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ये लेंथ अपन को स्केल गिवन है, ठीक है, ये रैकेट है, ठीक। इफ द मास ऑफ लीनियर एंड सर्कुलर पोर्शन ऑफ बैडमिंटन, ठीक है, रॉकेट सेम कैपिटल M, मतलब ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसका मास भी अपने पास कैपिटल M है और इसका मास भी अपने पास कितना है? कैपिटल M। इस वाले का दोनों का मास कैपिटल M है, ठीक है। एंड द मास ऑफ द थ्रेड आर नेग्लिजिबल, अंदर जो वायर लगे हुए हैं उनका मास अपन को नहीं मानना। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रैकेट अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द हैंडल एंड इन द प्लेन ऑफ द रिंग r/2 डिस्टेंस फ्रॉम एंड A। यहाँ से r/2 मतलब अपन को ये I निकालना है अल्टीमेटली, दैट इज द क्वेश्चन। हैंडल विल बी, अच्छा mr² के टर्म्स में अपने पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में कौन सा इंटीजर होगा ये बताना है अपन को, ठीक। तो अपन को कैसे करेंगे? देखो अपने पास दो शेप दिख रही है मेरे को। एक शेप है अपने पास कौन सी? रोड, है ना, और एक शेप अपने पास कौन सी? रिंग, ठीक। ये हो गई रोड की सेंटर एक्सिस और ये हो गई रिंग की सेंटर एक्सिस, ठीक है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स से कि ये I1 है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I2, ठीक है। अब डिस्टेंसेज अगर मैं लिखना चाहूँ, ये r/2 है तो ये अपने पास डिस्टेंस कितनी होगी? ये पूरा 6r है ना, तो ये 3r में से r/2 गया, तो 3r में से r/2 गया, 3r माइनस r/2 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 5r/2, है ना। तो ये अपने पास डिस्टेंस हो गई 5 ऑफ r/2 और ये अपने पास इसकी डिस्टेंस की अपन को ज़रूरत नहीं है ना, ये वाले डिस्टेंस की अपन को ज़रूरत है। ये 2r है, ये 5r/2, या फिर अपन बोले यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया?
6r और एक हो गया 7r, तो 7r में से r/2 घटा लो, तो 7r माइनस r/2 तो हो गया 7 दूनी 14 और 13 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 13r डिवाइड बाई 2। चलो अब अपन करते हैं। ठीक है, तो अपने पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो I1 को क्या लिख सकते हैं, I1 इज ए रिंग, रिंग मतलब m r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिंग इज एट दिस पॉइंट और सेंटर ऑफ मास दिस रोड इज एट दिस पॉइंट। तो ये दोनों का सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट अपन ने लिख लिया, I1 लिख लिया और I2 भी लिख लेते हैं अपन। I2 इज इक्वल्स टू m इंटू, इसकी रेडियस तो आ रही है ना, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो 6r है, तो 6r स्क्वायर डिवाइड बाय 12, तो 6 6 36, तो 12 दूना 24, 12 3 36, तो 3 कैपिटल M r स्क्वायर, ये बनेगा। I1 आ गया, I2 आ गया। अब देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती है कि इसके अबाउट अपन को निकालना है, तो I2 प्लस md स्क्वायर, I1 प्लस अगेन md स्क्वायर अपन को करना है। ठीक है ना, तो I अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो I अपने पास देखो क्या बनेगा, mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये तो किसका है, ये है अपने पास इस डिस्क का, सॉरी रिंग का, प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 3r स्मॉल 3r बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल M इंटू 13r डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये तो हो गया रिंग का कार्यक्रम। अब ये रोड का देखो, रोड का अपने पास कितना होता है ये कितना है अपने पास 3mr स्क्वायर है ना, तो 3mr स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस अपने पास कितना है 5r बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे m ऑफ 5r बाई 2 का होल स्क्वायर। जब अपन इसको सोल्व करते हैं ना, विल गेट द वैल्यू 52mr स्क्वायर। मतलब ये जो अपने पास खाली जगह है यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 52। ठीक है, इस तरीके से। चलिए next problem is the volume V of a given mass of monatomic gas changes with temperature T according to the relation V equals to K T to the power 2/3, है ना। सो हमें एक रिलेशन दिया हुआ है V equals to K T to the power 2/3 और आगे क्या कह रहा है प्रॉब्लम, द वर्क डन व्हेन टेम्परेचर चेंजेस बाय 90 केल्विन विल बी XR द वैल्यू ऑफ X। बेसिकली हमें वर्क डन की बात करनी है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो जैसे X की वैल्यू निकाल सके कंपेयर करके। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि टेम्परेचर को 90 केल्विन चेंज किया गया है और आप ये बताएंगे वर्क डन कितना हुआ, और प्रोसेस के लिए हमें ये दे रखा है ना। तो देखो जब भी वर्क डन का प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले हम क्या सोचते हैं थर्मो का, जब भी इस तरीके का वर्क डन का प्रॉब्लम आता है हमारे माइंड में ये आता है कि अगर यार प्रोसेस का पता लग जाए किसी तरीके से, तो हम फटाफट से फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल सकते हैं, फिर तो फॉर्मूला बेस रह जाता है। ठीक है, और अगर प्रोसेस का पता नहीं लग पा रहा, और अगर प्रोसेस का कुछ पता ही नहीं लग पा रहा, तो हम एक जनरल एक्सप्रेशन जिससे कि सारे प्रोसेसेस के वर्क डन डिराइव होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये तो हमेशा ही वैलिड है, दिस इज ऑलवेज, है ना, वैलिड। ठीक है, ओके। सो बेटर ये रहता है कि हम प्रोसेस के फॉर्मूलाज के थ्रू जाएं, क्योंकि वो थोड़ा इजी भी पड़ता है, इंटीग्रेशन वगैरह करने की उसमें कोई भी नीड नहीं होती। ठीक है, और ठीक है, थोड़ा इजी होता है और कैलकुलेशंस वगैरह करते ही वो आ जाता है फटाफट से आंसर। ओके, सो V इक्वल्स टू K T टू द पावर 2/3। अब प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें, सो वॉल्यूम और टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं बेसिकली। तो ये तो मुझे वैसे ही बात समझ में आ गई कि आइसोकोरिक और आइसोथर्मल प्रोसेसेस तो ये नहीं है। दूसरी बात, ये आइसोबैरिक भी नहीं है, क्योंकि आइसोबैरिक में V/T इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है ना। PV इक्वल्स टू nRT से अगर हम बात करें तो ये वो भी नहीं है, V/T या T/V भी कांस्टेंट नहीं है, ये है V/T टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये आइसोबैरिक भी नहीं। अब बचता है एडियाबैटिक प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, है ना। तो दोनों के एक्सप्रेशन कुछ सिमिलर ही होते हैं। कैसे, क्या एक्सप्रेशन होता है, P इंटू V की पावर X इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर ये X गामा हो जाता है तो ये प्रोसेस एडियाबैटिक हो जाती है, अदरवाइज ये पॉलीट्रॉपिक कहलाती है। ठीक है ना। तो इसी एक्सप्रेशन को हम जानते हैं एक और तरीके से भी लिखा जाता है, दैट इज T मल्टीप्लाई V की पावर X-1 इक्वल्स टू में कांस्टेंट। ठीक है ना। तो अब मैं क्या चाहूँगा कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको कुछ इस तरीके से बना लें ताकि यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, तो उसके बाद चीज़ें जो है थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। देखें ज़रा, अगर मैं इस कांस्टेंट को इधर ले आऊँ, मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट, लेटर सपोज C T की पावर 2/3 एंड मल्टीप्लाई में V की पावर -1 कुछ इस तरीके। ठीक है, अब मैं इस तरीके का एक्सप्रेशन लाना चाह रहा हूँ
तो मैं क्या करूँ, सीधा सीधा मैं इसके दोनों तरफ पावर कर देता हूँ, दैट इज़ 3/2। इसके दोनों तरफ हमने पावर कर दी, तो दिस इज एन अनदर कांस्टेंट, टी की पावर 1 रह गया ये, ठीक है, कंपेयर हम कर पाएंगे जिससे, तो दिस इज टी की पावर 1, यानी केवल टी ही लिख देते हैं इसको, और दिस विल बिकम वी की पावर माइनस का 3/2, वी की पावर माइनस का 3/2। ओके, सो यहाँ से हमें समझ में आती है कंपेयर करके कि इसको इसके इक्वल किया जा सकता है, x-1 को किसके इक्वल किया जा सकता है, माइनस का 3/2। सो x हमारे पास कितना आ गया, -1, यानी कि माइनस का हाफ, करेक्ट। अगर x की वैल्यू -½ आ गई, इसका मतलब ये गामा के बराबर तो नहीं है। हमने क्या कहा था, अगर x गामा के बराबर होगा तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, अदरवाइज ये पॉलीट्रॉपिक ही होगा। तो ये गामा के बराबर नहीं है, इसका मतलब गामा है कितना इसका, अगर मैं देखूं तो मोनोएटॉमिक जो गैस होती है उसका जो गामा होता है ना, दैट इज 5/3। यहाँ लिख देता हूँ मैं, गामा जो होता है वो कितना होता है, 5/3 होता है, 1.67 है ना, तो वो तो नहीं है, इसका मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला आप अच्छे से याद ही रखें, है ना, सिमिलर तरीके से ही होता है। देखो मैं आपको एडियाबेटिक का लिखकर बताता हूँ पहले। एडियाबेटिक का फॉर्मूला जो है, एडियाबेटिक का जो वर्क डन होता है दैट इज -ΔU के बराबर होता है, यानी कि हम इसको कैसे लिख लेते थे, -NCV ΔT, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी एक्सप्रेशन में आता है, तो जस्ट रिलेट करने के लिए, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, रियल में तो ये फॉर्मूला एडियाबेटिक के लिए ही वैलिड है जो अभी मैंने लिखा है, करेक्ट। तो माइनस का n है ना, CV होता है R/, में गामा-1 और साथ में आ जाता है ΔT मतलब T फाइनल माइनस का T इनिशियल। ओके, ये इस तरीके से होता है। तो ये तो किसके लिए है, ये किसके लिए लिखा है वर्क डन मैंने, फॉर एडियाबेटिक, ठीक है। ओके, पॉलीट्रॉपिक के लिए अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहूँ, वर्क डन की एक्सप्रेशन को, तो मैं कैसे लिखूंगा, माइनस का NR, ऑब्वियसली यहाँ पर x-1 होता है और ये T2-T1 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये किसके लिए हो गया, फॉर पॉलीट्रॉपिक। ऑब्वियसली अभी मुझे पॉलीट्रॉपिक के लिए यूज़ करना है, दोनों फॉर्मूले इसलिए बताए, एडियाबेटिक से मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ध्यान रह जाए। एग्जाम में मान लो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप कुछ सेकंड्स में इसको बना लेंगे, है ना। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, व्हाट इट इज, -½ दैट मीन्स दिस विल बिकम -3/2, T2-T1 इज 90। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सो 2/3 NR 90, सो आई थिंक दिस विल बिकम 60 NR, दिस विल बिकम 60 NR। अगर n को 1 रख दिया जाए, सो दिस विल बिकम 60 R, ठीक है जी। सो हमारे पास वर्क डन क्या आ गया, 60 R, ठीक है ना। सो द आंसर इज 60, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60। ओके, सो बिना इंटीग्रेशन के करें, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है ना, फॉर्मूलाज यूज़ करें, उससे फटाफट हो भी जाता है और गलती के चांसेस भी कम होते हैं। So the next problem is time period of a simple pendulum is t. Time taken to complete 5/8 oscillation starting from mean position is alpha by beta t, the value of alpha is okay. तो हमें मतलब कितना टाइम लगा 5/8 ऑसिलेशंस में वो निकालना है ना, यानी कि एक ऑसिलेशन भी पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। ओके, तो इसमें बेसिकली जो बेसिक डाउट आता है जो बच्चे पूछते हैं, है ना, जब प्रॉब्लम लेकर आते हैं, और तो बच्चे क्या पूछते हैं, बच्चे मेनली पूछते हैं कि सर इसका आंसर तो सीधे सीधे 5t/8 ही आ जाना चाहिए, क्योंकि 5/8 ऑसिलेशन का मीनिंग तो यही हुआ कि भाई अगर टी टाइम में, कैपिटल टाइम में पूरा एक ऑसिलेशन कर रहा है, सो 5/8 अगर ऑसिलेशन कराना है तो इसका मतलब 5t/8 हो जाना चाहिए उसका आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है ना। सो ऑसिलेशंस जो 5/8 ऑसिलेशन का मतलब ये हुआ कि टोटल डिस्टेंस जो इसको ट्रैवल करनी है ना, उस डिस्टेंस का 5/8 ही ट्रैवल कर पाया, है ना। तो टाइम से सीधे लिंक नहीं करेंगे, इसको डिस्टेंस से ही लिंक किया जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं हम 5/8 ऑसिलेशन। 5/8 ऑसिलेशन का मतलब 5/8 ऑसिलेशंस को क्या मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, दैट मीन्स 4 + 1/8, दैट मीन्स ½ + 1/8, यानी कि आधा ऑसिलेशन तो वो कर चुका है ना, और उसके बाद 1/8 पार्ट उसने और ट्रेवल कर लिया, करेक्ट है। तो अगर मैं इसको फेजर के तरीके से दिखाऊं, क्योंकि ऑब्वियसली फेजर से करना बहुत आसान रहेगा, है ना, तो फेजर से अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं, ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें क्या हुआ, आधे चक्कर की ये यहाँ से चला, यहाँ से चलकर वापस आएगा, ऑब्वियसली इसको कैपिटल टी टाइम लगेगा और इसको आप कंप्लीट 1 ऑसिलेशन कहोगे, करेक्ट। इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, राइट, है ना। अभी क्या हो रहा है, अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब आधा ऑसिलेशन तो इधर से इधर तक हो चुका,
आधा ऑसिलेशंस तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है ना, ये तो आधा ऑसिलेशन हो गया। उसके बाद बाकी जो आधा बचा है ना, उसमें केवल ये कितना कर पाया है, पूरे का 1/8, यानी कि आधे का, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये जो पूरा हाफ बचा इसका 1/4, क्या मैं ऐसे कहूँ तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। जो आधा साइकिल बचा है उसका 1/4 ही तो 1/8 है, अगर देखें तो जो आधा साइकिल बचा इसका 1/4 अगर ये ट्रैवल कर जाता है, ठीक है ना, तो वही तो क्या हो जाएगा, वही तो हमारे पास 1/8 ऑसिलेशन हो जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ 1/8 ऑसिलेशन की, यानी आधे का 1/4 है ना, तो आधे में ट्रैवल कितना करता है, ये ए जाएगा और ए वापस आएगा, कितना ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, है ना, ए डिस्टेंस पहले पीक तक जाएगा और फिर वापस पीक से मीन पोजीशन तक आ जाएगा, तो 2 वे डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। 2 वे डिस्टेंस अगर ये ट्रैवल करेगा और हमें क्या चाहिए इस 2 वे का 1/4, यानी कि a/2 ही ट्रैवल कर पाया होगा बस ये। अगर a/2 ट्रैवल कर पाया होगा इसका मतलब इसकी पोजीशन कुछ यहाँ रही होगी और दिस विल बिकम a/2, एम्पलीट्यूड हम a मान रहे हैं, दिस इज a और a/2। ये एंगल हम निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली ये वाला एंगल जो होगा 30 डिग्री होगा, ऑब्वियसली ये भी π/6 या 30 डिग्री इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। सो टोटल जो इसने फेज़ अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना आ गया फेज़, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है ना। तो कितना आ गया फेज़ अगर हम देखें, जो ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू है व्हाट इट इज़, दैट इज़ पाई प्लस में π/6, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है ना। ओके, सो दैट इज इनिशियल फेज 0 लेते हैं। क्यों 0 ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या कहा गया कि स्टार्टिंग इसने मीन पोजीशन से की, तो फाई 0 हो जाएगा। ओमेगा टी प्लस फाई, सो ओमेगा को डायरेक्टली हम 2π/t रख देते हैं, 2π/T और दिस इज 7π/6, सो t इक्वल्स टू में 7T/12, करेक्ट है। सो द राइट आंसर इज, अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, सो अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज 7, ओके। सो द नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय बी वेक्टर इक्वल्स टू B0 x/a k कैप। क्या दे रखा है कि बी वेक्टर जो है B0 x/a k कैप, ठीक है। स्क्वायर लूप ऑफ साइड D इज प्लेस्ड विद इट्स एजेस अलोंग द x एंड y एक्सिस। ये एक स्क्वायर लूप हमें दे रखा है ना, ओके। इनिशियली ओरिजिन पे अभी कुछ ऐसे दिखा रखा है, ओके। द लूप इज मूव्ड एट कांस्टेंट वेलोसिटी v0, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है, किस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली i कैप यानी कि x डायरेक्शन में। EMF इंड्यूस्ड इन द लूप इज, ओके, ठीक है। तो अब देखो क्या है, इस लूप को अपन किसी x डिस्टेंस पे देख लेते हैं सबसे पहले तो, है ना, ताकि और क्लियरिटीज हो जाए। तो ये लूप है हमारे पास और इसको x डिस्टेंस पे इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये x हो गया, बीच की जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली मतलब इसकी जो साइड है दैट इज d, सो ये हो जाएगा x + d, करेक्ट, ओके। और ये पूरा लूप किसी v0 वेलोसिटी से इस x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब इसको डील करने के लिए, है ना, हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो क्या क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, है ना, यानी कि 4 वायर्स को हम कंसिडर कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंटली कुछ ये इस तरीके से मूव कर रही हैं, ठीक है ना। तो इसमें हर एक में कितना EMF इंड्यूस होगा वो निकाल कर और फिर हम उसका नेट निकाल कर फाइनल इंड्यूस EMF निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम सेकंड और फोर्थ की बात कर लेते हैं। सेकंड और फोर्थ वाले की वायर की अगर बात की जाए तो वायर का ओरिएंटेशन हमें दिखाई पड़ता है, एल वेक्टर ऑब्वियसली, है ना, कुछ इस तरफ है ना, इसके अलॉन्ग है, ठीक है। और जो वेलोसिटी है हमारी वो भी ऑब्वियसली इसी के अलॉन्ग है, ठीक है ना। तो हम इंड्यूस्ड EMF का जो एक्सप्रेशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, दैट इज V क्रॉस B डॉट L वेक्टर, है ना, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF, राइट। तो इस सेकंड वाले में अगर इंड्यूस्ड EMF की मैं बात करूं तो वेलोसिटी कुछ इस तरफ है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमें कैसे दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है हमें बाहर की तरफ, पॉजिटिव z एक्सिस में, करेक्ट। तो कुछ इस तरीके से, तो V क्रॉस B अगर मैं करता हूँ तो ये तो 90 डिग्री आता है, दैट मीन्स ये तो नॉन जीरो होगा, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन क्योंकि हमने ऐसे किया तो V क्रॉस B यानी कि जो V क्रॉस B की डायरेक्शन है वो नीचे, है ना, तो इसका मतलब ये तो कुछ ना कुछ आएगा और डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, ठीक है। डॉट L जब हम करेंगे तो इनके बीच का एंगल आप देखेंगे कि 90 डिग्री हो गया,
डॉट एल जब करेंगे तो इनके बीच का एंगल एल और जो एल है हमारा, ठीक है ना, और जो हमारा वी क्रॉस भी है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री जब थीटा 90 हो तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ सीधा ही E2 और E4 के लिए इंड्यूस ईएमएफ जो होगा ऑब्वियसली 0 ही होगा। इन दो वायर्स में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अब बात बचती 1 और 3 की। तो हमने, क्योंकि V और B की डायरेक्शन तो स्टिल सेम है क्योंकि पूरा लूप जो है वो एक साथ ही चल रहा है, ठीक है ना, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकाली थी तो वो L के अलॉन्ग ही आई है। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। और डायरेक्शन क्या होगी इंड्यूस ईएमएफ के होने की, तो आप इससे भी देख सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, है ना, कि जो V है हमारा वो किस तरफ है, V कुछ इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो नीचे की तरफ होगा, इसका मतलब पॉजिटिव कुछ इस तरफ आएगा और नेगेटिव से इस तरफ आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ओके, अब इसका अगर मैं जनरल डायग्राम भी बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। ऊपर तो कोई बैटरीज लगेंगी नहीं, नीचे इस तरीके से बैटरी को दिखाकर हम इस तरीके से एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज VBL, है ना। सो E1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी तो V है ही हमारे पास, दैट इज V0, B दैट इज ऑल्सो अगेन B0, B की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, दैट इज B0 x by a, सो दैट इज B0 x by k। सो E1 के लिए x मैंने कितना माना, x ही माना है, सो दैट मीन्स दिस विल बिकम B0 x by a, ठीक है। और L लेंथ जो है वो D दे ही रखी है अपने को, तो ये तो E1 हो गया। इसी तरीके से E2 अगर निकाला जाए, सो V0 B0, इस बार x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस बार x की जगह हमारे पास x प्लस D हो जाएगा, है ना, और अपॉन में A एज इट इज, दैट मीन्स अगेन द लेंथ इज D, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है ये वाला एक्सप्रेशन ज़्यादा है, सो मैं E नेट अगर निकालना चाहूँ वो E2 माइनस E1 करना चाहिए मुझे। सो E2 माइनस E1 अगर किया जाए तो ये क्या आ जाएगा, V0 x बाय a, तो x बाय a मल्टीप्लाई D तो चला जाएगा, तो बचेगा क्या, V0 B0 D स्क्वायर बाय a। सो दिस इज द नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, करेक्ट है। ये क्वेश्चन देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन। चलो, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है टू डिस्क have moments of inertia I1 and I2 about their respective axis perpendicular to the plane and passing through the center. They are rotating with angular speed omega1, omega2 respectively and brought into contact face to face with their axis rotation coaxial है. The loss in kinetic energy of system and the process is given by. अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे अपने पास लीनियर कोलिजन होता है उसी तरीके का क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। जैसे अपने पास लीनियर कोलिजन में अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। हो क्या रहा है, दो डिस्क है वो ऐसे घूम रही है ना। अब उनको ऐसे कर दिया कि दोनों के एक्सिस सेम है और इन दोनों को ऐसे चिपका दिया, ठीक है। तो कुछ देर बाद में ये एक दूसरे से फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे की वेलोसिटीज को या तो बढ़ाएगी या कम करेगी, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों सेम वेलोसिटी से घूमने लग जाएगी, ठीक है। जैसे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होती है अपने पास लीनियर कोलिजन में, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो एक डिस्क यहां पे है और एक डिस्क है अपने पास यहां पे, ठीक है। और दोनों की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेम है, ऐसे। ये मान लो पहले घूम रही थी ओमेगा 1 से और ये घूम रही थी ओमेगा 2 से। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से I1 और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। अब दोनों को चिपका दिया ऐसे, तो कुछ देर बाद क्या होगा, दोनों ही सेम एंगुलर स्पीड से घूम रही है, कितने से, ओमेगा से, ठीक है। और दोनों का एंगुलर मोमेंटम कितना बन जाएगा, I1 प्लस I2। तो अपने पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन से क्या करेंगे, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा।
तो यहाँ से अपने पास ओमेगा कॉमन आ जाएगी, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाई I1 प्लस I2। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अपन को चाहिए क्या, काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस इक्वेशन में अगर अपन देखें, इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, और जो फाइनल बनेगी दैट इज हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा कॉमन स्क्वायर। ठीक बात है। तो अपने पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कम हुई है क्योंकि बीच में फ्रिक्शन था, तो फ्रिक्शन का वर्क डन किस में जाएगा, हीट में। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो जैसे अपन इसको I1 ओमेगा 1 स्क्वायर हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, दैट इज I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाय I1 प्लस I2। जैसे ही अपन ये वैल्यू पुट करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, तो अपने पास जो डेल्टा के की वैल्यू है वो अपने पास आ जाती है I1 I2 डिवाइड बाई I1 प्लस I2 ओमेगा रिलेटिव ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। ऐसा ही इक्वेशन आता है अपने पास जब अपन कोलिजन पढ़ते हैं। वहाँ पे क्या आता है, हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक बात है ना। स्प्रिंग मास सिस्टम में भी ये आता है ना, क्योंकि इनका सबका जो कंसेप्ट है वो सेम है। ठीक, तो क्या ऑप्शन बनेगा अपने पास, देखो अपने पास ऑप्शन बनेगा हाफ I1 I2 ये वाला। ठीक है, ऐसे करेंगे। ठीक, एंड यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो, है ना, फॉर एंगुलर। अब उसको कोलिजन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है। ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ए कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ ए इनर वायर ऑफ रेडियस ए सराउंडेड बाय ए आउटर शेल ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई बी एंड सी respectively. The inner wire carries an electric current iode which is distributed uniformly across cross-sectional area, and the outer shell carries equal current in opposite direction and distributed uniformly. This also है ना. What will be the ratio of magnetic field at distance x from the axis? फर्स्ट ऑप्शन अपने पास है x यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना उसका अपन को रेशियो लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपन को सबसे पहले बोला क्या है वो बना लेते हैं। एक अपने पास है छोटा वाला, बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। एक वायर है अपने पास ये है, ठीक है, और एक अपने पास वायर है, सिलेंडर है, वायर क्या है, और एक और है। अब इनकी जो रेडियसेस है ना वो अपन को गिवन है। ये जो रेडियस है ना ये अपन को गिवन है स्मॉल ए, ये रेडियस गिवन है बी, और ये रेडियस गिवन है सी। और अंदर वाला जो वायर है उसमें जो करंट है वो मान लो कि अंदर की तरफ जा रही है, लेस से, है ना, करंट जा रही है अंदर की तरफ। और जो ये वाला बाहर है, ये वाला जो वायर है इसमें करंट आ रही है बाहर की तरफ इस तरीके से, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कंप्लीटली। सिलेंडर है ये, है ना, सिलेंडर की लेंथ जैसे इनफाइनाइट है, इसमें ऐसे करंट आ रही है, और आने वाली जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड और जो अंदर जाने वाली करंट है उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, और अपन को पूछा क्या गया है, अपन को पूछा गया है पहले तो x लेस देन a के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालो। लेस से कि x लेस देन a का मतलब हुआ कि इतना कोई गोला, लेस से कि ये x हुआ अपने पास, तो इसमें से कितनी करंट पास करेगी वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो अपन इस पे पॉइंट मान लेते हैं, लेस से पॉइंट हो गया अपने पास ये P। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट
P इज इक्वल्स टू कितना होगा, म्यू नॉट समेशन ऑफ I डिवाइड बाई, या फिर अपन ऐसे समझ लेते हैं, जो एम्पियर्स लॉ होता है ना, एम्पियर्स लॉ ने क्या बोला है, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ऑफ समेशन ऑफ आई। समेशन ऑफ आई का मतलब है कि ये जो अपन ने सर्किल बनाया है येलो कलर का, इसमें से कितनी करंट पास करेगी, इसमें से कंप्लीट में से कितनी करंट पास कर रही है। देखो इसमें से मैं लिख लेता हूँ समेशन ऑफ आई क्या बनेगा, देखो कंप्लीट करंट पास कर रही है आई डिवाइड बाय कितने एरिया में से, पाई ए स्क्वायर, और अपन को कितना एरिया चाहिए, पाई एक्स स्क्वायर। तो अपने पास समेशन ऑफ आई कितना आ गया, देखो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, ये अपने पास कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट होगा पी। तो यहाँ पे देखो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये तो अपन को पता है कि यहाँ पे एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच, 0, और यहाँ पे बनेगा 2 पाई एक्स। ये अपन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। तो म्यू नॉट समेशन आई कितना बन गया, एक्स स्क्वायर आई डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास इसको अपन लिख लेते हैं बीपी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो अपने पास देखो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आ गया, म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई एक्स, 2 पाई एक्स इंटू ए स्क्वायर। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पॉइंट कहाँ पे है, सेकेंड पॉइंट अपने पास कहाँ पे, ये रहा ए और बी के बीच। तो ए और बी के बीच यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक। लेट्स से कि ये पॉइंट अपने पास कितना है, क्यू पॉइंट है। तो यहाँ पे भी अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर अपन देखेंगे, दोनों में ही देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी क्लॉकवाइज। तो अपने पास पॉइंट क्यू के ऊपर अगेन इंटीग्रेशन बी एट क्यू डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ऑफ समीशन ऑफ आई। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ध्यान से, तो जो ये x है ना, ये जो x है, इसमें से अंदर से कितनी करंट पास कर रही है, कंप्लीट आई इसी में से पास कर रही है ना। तो यहाँ पे समेशन ऑफ आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई, और यहाँ पे अपने पास बी क्यू, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट ऑफ आई। तो यहाँ पे बी एट क्यू पॉइंट कितना बन गया, देखो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई एक्स। ठीक है, अब अपन को इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ रेशो बी पी एट बी क्यू क्या बनेगा, देखो म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई एक्स इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई एक्स। तो यहाँ से सब कुछ कट गया, क्या बचा, केवल और केवल अपने पास बचा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा, देखो आंसर बनेगा अपने पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है ए बार मैग्नेट इज पासिंग थ्रू ए कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद वेलोसिटी v। द रेडियस ऑफ बार मैग्नेट इज सच दैट इट जस्ट passes थ्रू द लूप। ठीक है ना, द इंड्यूस्ड EMF इन द लूप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द अप्रोक्सीमेट कर्व। तो देखो इसमें क्या है, ये जो लूप है ना, ये इसकी जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट इसकी रेडियस के बराबर है ना। ये जो बार मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। तो अगर मैं यहां पे लूप बनाया अपन, ठीक है, और ये जो लूप है इसका ये जो डैश वाला पार्ट है, ये मान लो कि अपने पास बोर्ड के अंदर है। ठीक है, अब यहां से मैग्नेट जो है अंदर की तरफ जाएगी ऐसे सम वेलोसिटी v से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो ऐसे होती हैं, तो इसको क्रॉस करेंगे इस तरीके से।
ठीक है। तो इस तरफ जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो होता है अपने पास माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी। ये जो माइनस है ये क्या बताता है, ये बताता है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द कोज ड्यू टू विच इट इज जनरेटिंग। तो किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, मैग्नेट के इधर आने की वजह से। तो ईएमएफ जो होगा वो इस तरीके से जनरेट होगा कि यहाँ पे इसको अपोज करे। अब नॉर्थ पोल को कौन अपोज करता है, एन, तो यहाँ पे अपने पास करंट इस तरीके से फ्लो करेगी। देखो अगर मैं इसको इधर से देखता हूँ तो अपने पास जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई देगी, है ना। और अगर मैं इधर से देखूंगा इसको लूप को तो क्लॉकवाइज बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है ना दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। फिर क्या होगा, फिर थोड़ी देर बाद में ये जो मैग्नेट है ना ये लूप के अंदर से पास करेगी कंप्लीटली इस तरीके से, देखो, है ना। और जब ये लूप के अंदर से पास करेगी तो इसमें से फ्लक्स कितना पास करेगा। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स वही होगा जो मैग्नेट के अंदर रहेगा। क्या अब फ्लक्स चेंज होगा, अब तो फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे भी जितना फ्लक्स है वहीं उतना यहां पे है, उतना यहां पे, उतना यहां पे, उतना यहां पे। जब तक कि कंप्लीट रोड इस लूप के अंदर रहेगी तब तक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0। फिर कंडीशन क्या होगी कि ये जो साउथ पोल है ये इस मैग्नेट से बाहर निकल रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर साउथ पोल मैग्नेट से बाहर निकल रहा होगा तो जो कंडीशन पहले वाली थी अब उसके जस्ट अपोजिट वाली हो जाएगी, है ना। तो अगेन ये अगर मैग्नेट दूर जा रही है तो लूप चाहेगा कि वो पास में है, तो अगेन अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो अपने पास पहले ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जब ये बाहर रहेगी, फिर कुछ देर के लिए 0 रहेगा जब मैग्नेट लूप के अंदर रहेगी, फिर जैसे ही लूप से बाहर निकल के दूर जाने लगती है तो अपने पास वापस से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। और नेगेटिव से चालू होगा तो अपने पास देखो ये तो होगा नहीं और ना ही ये होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए, ठीक बात। अब यहां पे देखो ये पॉजिटिव बन गया स्टार्टिंग में और ये नेगेटिव बन गया, ठीक है ना। लेकिन इनिशियली क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा फिर पॉजिटिव बनेगा, ठीक बात है ना। दोनों ही डायरेक्शन में अपने पास, दोनों ही पोजीशन में अपने पास अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। पहले ये नेगेटिव एंड देन दिस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 2 ions of masses 4 AMU and 16 AMU have charges of 2e and 3e respectively. These ions passes through the region of constant perpendicular magnetic field. The kinetic energy of both ion is same. If VA and VB are input voltage either 5 volt or 0 volt. ठीक बात है ना। इसको थोड़ा सा अपन जूम कर लेते हैं। Is output voltage then the two gates represent in the following circuit A and B. अब देखो इसको दो तरीके होता है, इसको या तो याद रख लो, याद रखना ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि एग्जाम में या तो ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी अपन को, है ना। और ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी दैट विल बी ए लॉन्ग मेथड, है ना। तो ये अपने पास जो गेट होता है ये अपने पास और गेट होता है। अब अपन अपने लेवल पे ट्रुथ टेबल बना के ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास देखो A B और ये बनेगा अपने पास V नॉट, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशन दिखते हैं अपन। 0 0 का मतलब है यहाँ पे भी 0 वोल्ट और यहाँ पे भी 0 वोल्ट। अगर दोनों 0 वोल्ट है और ये भी 0 वोल्ट है तो जो डायोड्स हैं वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, रिवर्स बायस में रहेंगे, या फिर बोले अपन कोई से भी बायस में नहीं रहेंगे, कोई से भी बायस में नहीं रहेंगे। यहाँ पे जब V नोट की वैल्यू +5 वोल्ट आएगी ना तब V नोट 1 होगा। तो यहाँ पे ना फॉरवर्ड बायस में ना रिवर्स बायस में, तो V नोट की वैल्यू कितनी बनेगी स्टार्टिंग में V नोट की वैल्यू बनेगी 0। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 0, चलो यहाँ पे ऊपर ही लिख लेते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे अपने पास बनेगा कितना 0।
क्योंकि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही ना। ये जो वी नोट है, व्हाट इज वी नोट? वी नोट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस एंड देयर इज नो करंट इन दिस रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल ड्रॉप वी नोट विल बी 0 इनिशियली। नेक्स्ट, जब ये 0 होगा और ये 1 होगा, ये 1 का मतलब हुआ कि यहाँ पे +5 वोल्ट है, तो ये वाला जो डायोड है ये हो गया फॉरवर्ड बायस में, और अगर ये फॉरवर्ड बायस में हो गया तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, और करंट जब ऐसे फ्लो करेगी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब ये हो गया 1। सेम कंडीशन इसके साथ होगी, जब ये 1 होगा और ये 0 होगा, यहाँ पे 5 वोल्ट और ये बन जाएगा फॉरवर्ड बायस, और फिर करंट ऐसे फ्लो करेगी, फिर अगेन इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ठीक है ना। लास्ट वन इज 1 1। अगर ये भी +5 वोल्ट पे रहा और ये भी +5 वोल्ट पे रहा, मतलब इस पे भी 1 हो गया और इस पे भी 1 हो गया, अगर दोनों पे 1 हो गया, दोनों से करंट फ्लो करेगी, मतलब अगेन पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो अपने पास 0 1 1 1 ये अपने पास टेबल किसकी होती है? ओर गेट की। तो ओर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नैंड गेट, तो सीधा ही अपने पास आंसर दिख रहा है ओर गेट। अगर इसका देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं, देखो जो ट्रांजिस्टर होता है वो स्विच की तरह काम करता है, और स्विच की तरह काम कब करता है? जब वो कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में ऑपरेटेड हो, ठीक है। तो ये अपने पास जो डायग्राम दे रखा है ना, यहाँ पे जब यहाँ पे बेस वाला जो टर्मिनल बनेगा, यहाँ पे जब +5 वोल्ट रहेगा तो जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन होता है। ऑन का मतलब होता है कि ये वाला और ये वाला जो टर्मिनल है, आप इसको ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट मान सकते हो। करंट कहाँ से कहाँ बजाएगी? ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है बताओ? वी नोट आएगा कितना? 0। इसका मतलब क्या हुआ? अगर +5 वोल्ट मैं इस पे देता हूं तो +5 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग आई एम गेटिंग 0, और जब मैं इसको 0 वोल्ट दूंगा ना तो ट्रांजिस्टर होता है ऑफ, और ट्रांजिस्टर अगर ऑफ होगा तो ऑफ वाली कंडीशन में क्या होता है? ये अपने पास क्या रहेगा? अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। ये अपने पास रहेगा, यहां पे लिख देते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब होगा कि ये अपने पास क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट, है ना। ओपन सर्किट का मतलब है कि यहां पे अब जो पोटेंशियल आएगा वी नोट, यहां पे जो अपने पास अब पोटेंशियल आएगा वी नोट, ये किसके बराबर होगा? ये 5 वोल्ट के बराबर। इसका मतलब अगर मैं बोलता हूं कि जो ये वाला टर्मिनल है, लेट्स से बी है अपने पास, है ना, ये वी बी, अगर मैं इसको 0 देता हूं तो वी नोट अपने पास आता है 1, और 1 देता हूं तो ये आता है 0, तो ये कौन सा गेट हो गया? नोट गेट। ऐसे भी अपन बना सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपन को डायग्राम गिवन नहीं है, और इसका जो डायग्राम है वो किस तरीके का है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक कोइल हैविंग n टर्न्स इन वाउंड टाइटली इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल विद इनर एंड आउटर रेडियस अपन को दे रखी है A एंड P रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर व्हेन द करंट I पासेस थ्रू द कोइल। मतलब आपके पास जो कोइल है वो कुछ इस तरीके की है, ठीक है। इसकी इनर रेडियस तो ये है, दैट इज द इनर रेडियस A, और आउटर रेडियस ये है, दैट इज B, और इसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक। अब इसमें करंट फ्लो कैसे मान लो? क्लॉकवाइज मान लो या एंटी क्लॉकवाइज मान लो, ठीक है। मान लेते हैं अपन इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है इसमें। अब अपन को जो सेंटर है यहाँ पे O के ऊपर, यहाँ पे अपन को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लूप कैसे काउंट करेंगे? अब ये जो रिंग है ना, ये टाइटली बाउंडेड है। टाइटली बाउंडेड का मतलब है कि ये जो वायर्स के बीच में गैप दिख रहा है ना, ये गैप है नहीं, है ना। अगर अपन बनाएंगे तो बन नहीं पाएगा ये जो गैप है ये 0 है। जैसे अपने पास एक स्प्रिंग होती है, जो स्पायरल स्प्रिंग होती है ना, उसमें अपने पास बिल्कुल जब वो बंद हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, बोले कंप्रेस हो जाती है, तो एक दूसरे से चिपक जाती है ना सारी जो प्लेट्स होती हैं, या फिर बोले अपन जो पूरी की पूरी जो अपने पास बोल सकते हैं कि स्ट्रिप जो होती है वो कंप्लीटली चिपक जाती है ना। तो वैसा है यहाँ पे, है ना, देयर इज नो गैप। अब जब गैप नहीं है तो यहाँ पे करंट अपने पास आई फ्लो कर रही है, ठीक है ना। तो
इस पॉइंट पे अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एक एलिमेंट ले लेंगे अपन जो कंप्लीटली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन है और इस तरीके से है ना। तो अपन क्या करते हैं, एक आर रेडियस से डी आर विड्थ का एक लेंथ मान लेते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लूप्स निकालने हैं अपन को। ये है आर से कितना विड्थ का, डी आर विड्थ का, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ लूप्स क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लूप्स इन डी आर विड्थ क्या बनेगा, dn, जैसे dn बोल देते हैं अपन इसको। टोटल नंबर ऑफ लूप्स अपने पास n है, कितने लेंथ में फैला हुआ है n, b माइनस ए, b और a इन दोनों के बीच में ही तो है टोटल नंबर ऑफ लूप्स, है ना। और अपन ने कितना विड्थ मानी है, dr, तो इतने नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे, ठीक है। अब एक लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा v कितना बनेगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r और n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b माइनस ए नीचे आएगा और n ऊपर है और यहाँ पे आएगा dr। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट। तो b इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, देखो म्यू नॉट आई n डिवाइड बाय 2b माइनस ए, ये तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन में बनेगा 1/r और dr। r इज वेरिंग फ्रॉम स्मॉल a टू स्मॉल b, यहाँ से और यहाँ तक बढ़ रहा है ना। तो इसको जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास b एट o की वैल्यू आ जाएगी, म्यू नॉट n i डिवाइड बाई 2b माइनस a ln 1/r का इंटीग्रेशन ln, तो दैट विल बी b डिवाइड बाय a, ठीक है। इस तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अपने पास आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है अपन को, For an ideal gas, the instantaneous change in pressure P with volume V is given, है ना। dP by dV अपन को given है, ठीक है। तो dP by dV is equals to कितना है, माइनस ऑफ AP और P is equals to P नोट at V is equals to 0 is the given boundary condition, ठीक है। Then the maximum temperature 1 mole of gas can attain is, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले अपन प्रेशर और वॉल्यूम में एक रिलेशन देख लेते हैं कि इसको इंटीग्रेट करके कैसे बना पाएंगे। देखो इंस्टेंटेनियस है ना, तो dP डिवाइड बाई P इज इक्वल्स टू A इंटू dV, इसको इंटीग्रेट करना है। इन्होंने बोला है कि जब V इज इक्वल्स टू 0 है ना तो प्रेशर अपने पास P नोट है और वॉल्यूम जब V हो गया तो प्रेशर मान लो P है। तो यहां से देखो क्या बनेगा, ln ऑफ P डिवाइड बाय P नोट इज इक्वल्स टू यहाँ से माइनस ऑफ A इंटू V। तो यहाँ से देखो P इज इक्वल्स टू कितना बन गया, P इज इक्वल्स टू P नोट ई टू द पावर माइनस ऑफ AV। तो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अपने पास आ गया, ठीक। अब अपन को चाहिए टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर अपने पास कैसे बनता है, देखो यहाँ पे PV इज इक्वल्स टू होता है अपने पास nRT। तो टेम्परेचर क्या बनेगा, देखो PV डिवाइड बाय nR, PV डिवाइड बाय nR। प्रेशर अपने पास वॉल्यूम के टर्म में ये रहा, देखो, है ना। तो पुट द वैल्यू, तो टेम्परेचर कितना बनेगा, देखो P नोट V ई टू द पावर माइनस ऑफ AV डिवाइड बाय nR। अपने पास जो टेम्परेचर है इन टर्म्स ऑफ V आ गया। नाउ वी आर आस्किंग फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर, तो मैक्सिमा मिनिमा के थ्रू अपने पास टेम्परेचर निकालना है। तो dt बाय dV करेंगे सबसे पहले, ऐसे करते हैं मैक्सिमा में। तो अपने पास P नॉट डिवाइड बाई nR, इसको तो बाहर निकाल लो। पहले V का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो e टू द पावर माइनस ऑफ AV ऐसे कैसे रह जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ऑफ A V ई टू द पावर माइनस ऑफ AV ऐसे कैसे रह जाएगा, दैट विल बी 0 फॉर मैक्सिमा के लिए। तो अपने पास V की वैल्यू देखो यहाँ से कितने बन जाएगी, दैट विल बी 1/A। इसका मतलब ये हुआ कि V इज इक्वल्स टू 1/A के ऊपर मैक्सिमा आएगा टेम्परेचर का। अब ये कैसे पता लगेगा, इसको डबल डिफरेंशिएट करो, अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है इस पॉइंट पे तो अपने पास मैक्सिमा बनेगा, ठीक है ना।
अब अपन को पूछा गया है द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अपने पास n की वैल्यू तो 1 दे रखी है, चलो कोई बात नहीं, अपन को टेम्परेचर निकालना है। तो v की वैल्यू आ गई अपने पास, तो v की वैल्यू अपने पास पहले इसमें पुट कर लो और इसमें भी पुट कर लो। तो टेम्परेचर की मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, T मैक्स। डायरेक्ट अपन इसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, दैट विल बी मच बेटर। तो P नॉट 1/a e टू द पावर माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई n की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया r। तो अपने पास क्या बनेगा देखो, ये P नॉट डिवाइड बाय a r एक्सपोनेंशियल e। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखो, P नॉट a e एंड r। ठीक है, इस तरीके से कर पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ए कार इज मूविंग ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, सही बात है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पैरेलल टू द प्लेन अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, सही बात है। ए बॉब इज सस्पेंडेड बाई ए स्ट्रिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ कार, द एंगल इन डिग्री विच द स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल इज। ओके, देखो ये मान लो अपने पास ये अपने पास क्या है, इंक्लिनेशन है, ठीक है, और ये मान लेते हैं अपन ये कार्ट है, ठीक है, और ये अपने पास ये वर्टिकल हो गया इस कार्ट का, ठीक है। और अगर ये बिल्कुल फ्रीली हैंग्ड होती तो ऐसे आती, मतलब जो स्ट्रिंग होती, तो अपने पास इसमें थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं। देखो फ्रीली हैंग होता मतलब कार्ट ना ऊपर जाती ना नीचे आती, तो ये ऐसा कुछ बनता, और ये एंगल अपन बना लेते हैं, है ना। यहां से देखो ये यहां पे हैंग्ड होता, है ना, ये बॉब, जैसे कि स्मॉल एम मास। अब ये क्या हो रहा है, ये इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, a इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, सही बात है ना। तो एक शूडो फोर्स इसके ऊपर इस तरफ लगेगा, दैट इज m इंटू ई। तो ये जो शूडो फोर्स है ना, ये क्या करेगा, ये इस बो प्लस स्ट्रिंग को इधर ले आएगा किसी दूसरे एंगल पे, ठीक है ना। और कितने एंगल पे, इस पॉइंट से ये अपने पास, जैसे कि ये हो गया अपने पास थीटा। तो पहले अपने पास ये एंगल देख लेते हैं, ये एंगल कितना बनेगा। देखो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये और इसके ऊपर ये, तो ये अपने पास बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो अपने पास इसके ऊपर नेट फोर्स देखो कितना आएगा, इस डायरेक्शन में तो हमेशा रहेगा mg cos 30 डिग्री, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स आ रहा है, mg sin 30 प्लस ma। तो इस तरफ कितना फोर्स आ गया टोटल, ma प्लस mg sin 30 डिग्री, सही है ना। तो अपने पास ये पूरा एंगल कितना बन गया, 10 क्या 30 प्लस थीटा। तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं 10 30 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, अगर अपन 10 30 प्लस थीटा देखेंगे तो अपन को इसका डिवीजन करना पड़ेगा ma प्लस mg साइन थीटा डिवाइड बाय mg कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन ma प्लस mg साइन 30 डिवाइड बाय mg कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से देखो 10 30 प्लस थीटा को अपन थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो 10 30 प्लस 10 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस ऑफ 10 30 10 थीटा इज इक्वल्स टू ma। मास अपन को गिवन है, नहीं भी गिवन है तो कट ही रहा है वो, तो काट दो उसको। तो एक्सेलरेशन कितना है 10 प्लस g की वैल्यू अपन को कितनी गिवन है, ये भी 10 है, तो 10 और साइन 30 मतलब 1/2 डिवाइड बाय g तक कट गया 10
√3/2। तो अपने पास देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, tan 30 मतलब होता है 1/√3 प्लस tan थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे 1 माइनस ऑफ tan थीटा डिवाइड बाय √3 बनेगा, इज इक्वल्स टू कितना बना देखो, 10 प्लस 5 इज 15 डिवाइड बाय, ये 5 से कट जाएगा, 5 से 15, तो ये बनेगा अपने पास √3, है ना, 15 और 5 से 15 तो √3 बनेगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1/√3 प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 माइनस ऑफ tan थीटा। tan थीटा इधर आ जाएगा और अपने पास √3 को इधर भेज देते हैं, है ना, तो tan थीटा 2 tan थीटा बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा √3 माइनस ऑफ 1/√3, तो ये √3 से अपने पास 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3, तो यहाँ से देखो tan थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी बन गई, 1/√3। इसका मतलब है कि जो थीटा है वो भी अपने पास कितना आएगा, 30 डिग्री। तो ये थीटा जो है ये भी कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए